हेलो बच्चों, एजू साइंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन शुरू करने वाले हैं। ये पहला वीडियो है आपका और इसमें अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में क्या क्या है, कितनी बुक्स हैं, यूनिट कैसे डिवीजन है उनका। ठीक है, चलिए देखिए देखिए आपकी बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के बारे में अपन देख रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में आपके 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। आपको पता है कि तीनों पेपर 40-40 मार्क्स के, और आपको ये भी पता है कि 5-5 यूनिट आपके डिवीजन किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने। जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपके 2 बुक काम में आने वाली है 5 यूनिटों के बीच। इसमें पहली है रियल एनालिसिस या फिर वास्तविक विश्लेषण, जिसमें आपको 4 यूनिट मिलेंगी। एक है मैट्रिक स्पेस, दूरी समष्टि, इसमें आपको 1 यूनिट मिलने वाली है। अब आते हैं पेपर सेकंड पर। पेपर सेकंड में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और सेकंड है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। 4 यूनिट आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलने वाली है और 1 यूनिट आपको आंशिक अवकल समीकरण में या पार्शियल में मिलेगी। पेपर थर्ड आपका है न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण, जिसमें 4 यूनिट है आपकी, और इसमें ही एक बुक और है वेक्टर कैलकुलस, जिसका नाम है सदिश कलन, इसमें आपकी 1 यूनिट है। इस पेपर में आपका कैलकुलेटर यूज हो सकता है, जिसका नाम है साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको लेके आना है FX82MS, यही यूज करना है आपको। आते काफी सारे इंजीनियरिंग के लिए भी, लेकिन प्रेफर अपन सब लोग इसको करने वाले हैं। अब तीनों पेपर में से जो पेपर में शुरू करने वाला हूं वो है आपका सेकंड पेपर, जिसमें पहली बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपकी 4 यूनिट है। इसको शुरू करने का कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। और एक बात बता दूं आपको, 40-40 नंबर के आपके 3 पेपर हैं, 120 नंबर टोटल हो गए। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, टोटल आपके 150 हो जाते हैं। अब तक ये चला आ रहा है, आगे भी यही चलने वाला है। ठीक है, देखिए सेकेंड पेपर जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, जिसकी ये वाली बुक आपको पढ़नी है। जेपीएच की बुक आप प्रीफर करते हो, देख लो सब लोग ध्यान से। और इस बुक में आपके 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर्स हैं, उनके बीच में 5 यूनिट्स का डिवीजन है। कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। देखिए एक बार कि आपके पास 10 चैप्टर यहाँ पर हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 9, 10। ठीक, जो यूनिट फर्स्ट है वो आपके चैप्टर 1 को कवर कर रही है पूरा, मतलब चैप्टर 1 में आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड और थर्ड से मिलकर बन रही है। यूनिट सेकंड आपके चैप्टर सेकंड और थर्ड से मिलकर बन रही है। यूनिट जो थर्ड है वो है आपका 4, 5 और 7, 9, 7, 10। इससे आपकी बन रही है यूनिट फोर्थ। चैप्टर 4 और 5 और 7 और 10 ये मिलकर आपकी बना रही है यूनिट थर्ड। और ये वाली भी कौन सी है, यूनिट थर्ड। अब 1 यूनिट और है इसमें, तो 4 यूनिट है इसमें। एक तो पार्शियल वाली मानी है, अब आंशिक वाली में। तो एक जो चैप्टर 6 है आपका वो है आपका यूनिट 4, आप लिख सकते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, सारी की सारी वीडियो आपको रिकॉर्ड रहेंगी आपके पास साल भर के एक्सेस के लिए। तो आप रिवाइंड करके या बैक करके भी देख सकते हो। यदि कोई चीज़ आपसे छूट जाती है, इनकेस आपको समझ में नहीं आती है, तो आप बार बार उसको 2, 3, 4, 5 जितना आपका मन करे आप उसे देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि चैप्टर फर्स्ट आपका यूनिट फर्स्ट कवर करेगा, यूनिट सेकंड को चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर करेंगे, यूनिट 3 को चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कवर करेंगे। दोनों क्वेश्चन की बात चल रही है, मतलब यहाँ फर्स्ट चैप्टर में से आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे अपन, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। यूनिट 4 में आपको चैप्टर 6 में मिलेगा और यूनिट चैप्टर 7 और चैप्टर 10 आपको यूनिट 3 में मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके 4 यूनिट कवर हो जाएंगे इस वाली बुक में। ये जो मैंने आपको बुक बताई है ना भी, ये वाली, इसमें आपकी चारों की 4 यूनिट कवर हो जाएंगे। अब रहेगी आपकी 1 यूनिट, वो आपकी पार्शियल वाली में, आंशिक वाली में आएगी, जो सब शुरू करेंगे आप देख लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आपको जो कोर्स मिलने वाला है साल भर के एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस के लिए, वो इतनी कम दाम पे मिलेगा जितना आपको पूरे ऑल ओवर राजस्थान कोई भी नहीं देने वाला है। क्वालिटी कंटेंट,
10 के 10 क्वेश्चन। काफ़ी लोग क्या रहता है कि 10 के 10 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं टाइम की वजह से, लेकिन आपको 10 के 10 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्लीट, दोनों क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चॉइस रहेगी आपके पास क्वेश्चन कौन सा करना है, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं आपकी यूनिट फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में जो सबसे बेसिक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसे अपन शुरू करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, अगर आप लोगों को 2 साल पहले की बात याद हो, जब आप 12th में थे, तो 12th में एक चैप्टर था अवकल समीकरण। अभी तो चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, वो चैप्टर नंबर 12वां चैप्टर था अवकल समीकरण। वो अवकल समीकरण चैप्टर ही यहाँ पे आया है पूरा पूरा। मतलब उसके जो क्वेश्चन थे ना, 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे आपको। यदि आप 12वीं क्लास के चैप्टर को देख लेते हो तो आपको यहाँ क्वेश्चन करने में बहुत ईजी होने वाला है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप देखें, मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए गए हैं, ठीक है। जिसको अब बेसिक अच्छा होगा 12th का, वो तो इजीली कर लेगा इनको। जिसका अच्छा नहीं होगा उसको मैं सिखाऊंगा, फिर वो और भी अच्छे से करेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक शुरू करने से पहले आपके पास बात आती है कि अवकल समीकरण कहते किसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। जब तक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आपको चैप्टर पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। तो वही लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण। सबसे पहले तो आप समझो कहते किसे हैं अवकल समीकरण। देखो एक सिंपल सी बेसिक लैंग्वेज या बेसिक डेफिनेशन आप ये कह सकते हो देसी भाषा में अपने, कि अवकलजों की जो समीकरण होती है उसे अपन अवकल समीकरण कहते हैं। अब अवकलज क्या होते हैं? अवकलज आपके देखो जैसे d/dx, इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष किसी चीज का अवकलन करना। यहां पर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, है ना, x के सापेक्ष किसी चीज का अवकलन करना, तो इसको अपन बोलते हैं अवकल गुणांक। अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अवकल गुणांक किसे बोलते हैं? अवकल गुणांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अवकलन करता है किसी भी चीज का, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। और जरूरी नहीं है एक्स के सापेक्ष ही रहे, ये आपका वाई के, जेड के, पी क्यू, कुछ भी जो भी चीज वेरिएबल है ना उसके सापेक्ष आपका अवकलन करता है। चलो ठीक है, अब बात करिए अवकल समीकरण। मैंने आपसे कहा कि अवकलजों का समीकरण, अवकलज जिस समीकरण में विद्यमान हो वही क्या होता है? अवकल समीकरण। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी वो आप एक बार देखिए। उससे पहले आपको छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं, ये आपके पास जो dy/dx लिखा हुआ है, इसे आप ऐसे तो लिखोगे d/dx और यहां पर y, ये तो लिखने वाले हो आप। dy/dx को क्या लिखने वाले हो? d/dx और यहां पर कितना? y। इसमें दो तरह के चर हैं, एक तो x है और दूसरा कौन सा? y। तो इनमें दो बातें होती हैं, एक तो स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। ध्यान रखना, ये बेसिक है, बहुत अच्छी चीज है। यदि यहां से आप समझोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। एक तो आपका है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र आप जानते हो जिस पर किसी का फर्क ना पड़े, और एक क्या? परतंत्र चर, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। तो स्वतंत्र चर जो है ना आपका, वो स्वतंत्र चर तो आपका यहाँ पर कौन सा है? x। क्यों? क्योंकि y का आप x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हो, y का x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हो, तो y का कर रहे हो किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। मतलब जैसे x बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग y बिहेव करने वाला है। तो जो x है वो आपका कैसा है? स्वतंत्र चर है। और परतंत्र चर कौन सा है आपका? y है। तो अवकल समीकरण क्या होती है? और समीकरण किसे कहते हो आप? समीकरण आप जानते हो बराबर लगाओ जीरो जो आता है, जब वो बहुपद होते हैं उनमें यदि बराबर अपन जीरो यूज करते हैं, जैसे x + y = 3, 3x - 9y = 4, तो वो आपकी क्या होती है? समीकरण होती है। अवकल मतलब अवकलज। तो अवकल समीकरण की बेसिक डेफिनेशन ये बनती है कि ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो। अवकल समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और अवकल गुणांक हो। यदि ये तीन चीज किसी में मौजूद हैं और आपका जो अवकलन हो रहा है ना वो किसका हो रहा है? हमेशा परतंत्र चर का। हमेशा किसका अवकलन हो रहा है? परतंत्र चर का। तो उसे आप क्या बोलने वाले हो? अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण ऐसी समीकरण है जिसमें स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है और अवकल गुणांक मौजूद है। इसको आप क्या कहते हो? अवकल समीकरण। उदाहरण समझाता हूं मैं आपको इसके। देखो जैसे dy/dx प्लस का 5x = 9, अवकल समीकरण है ये। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था? स्वतंत्र चर, ये रहा स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर, ये रहा परतंत्र चर y, और अवकल गुणांक, तो ये रहा अवकल गुणांक d/dx। तीनों चीज मौजूद है इसमें, और परतंत्र चर का क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है। तो इसे अपन क्या बोल देते हैं? अवकल समीकरण। किसी भी रूप में हो सकती है, आपको ऐसे भी मिल सकती है dy/dx =
एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 2। कुछ नहीं, बस आपको अवकल समीकरण मिले, अवकलज मिले, उसमें उसे आप क्या कह देते हो, अवकल समीकरण कह देते हो। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है अपने पास वो आता है अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है। तो आपके पास दो प्रकार के अवकल समीकरण होनी है, एक तो सामान्य अवकल समीकरण ऑर्डिनरी, और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल। तो जो पहली है आपकी वो है सामान्य अवकल समीकरण, जिसे आप बोलते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, शॉर्ट में लिख देता हूं इक्वेशन। और सेकंड आपके पास आने वाली है पार्शियल या आंशिक, जो आप 5th यूनिट में पढ़ोगे, अवकल समीकरण। यदि मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये पार्शियल वाली आप पढ़ चुके हो, बताओ कहां पढ़ी है? जो आपके फर्स्ट ईयर थी ना, फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकंड पेपर था अवकलन वाला, उसमें 5th चैप्टर था ये आपका आंशिक अवकल वाला। ठीक है। अब सामान्य अवकल समीकरण क्या होती है? ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो, अवकलज विद्यमान हो और एक ही चर के सापेक्ष अवकलन हो रहा हो। जैसे ये जो लिखी है ना दोनों की दोनों, ये दोनों सामान्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चर के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। ये भी एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ये भी एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। लेकिन पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल में एक से अधिक चरों के सापेक्ष अवकलन होता है। जैसे देखो, और डेल से दर्शाते हैं इसको, वहां भी अपना पढ़ा होगा आंशिक को, कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन एक्स, या फिर आपने लिख दिया डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर कॉस जेड। तो इस तरह से चीजें मिलती हैं आपको, ये आपकी किस में आ जाती हैं? आंशिक अवकल समीकरण। बात समझ में आ रही है? तो क्या है कि दो तरह की समीकरण है अवकल, एक तो सामान्य और एक आपकी आंशिक। सामान्य में क्या होता है? वही स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, अवकल गुणांक, लेकिन एक ही चर के सापेक्ष आपका अवकलन होता है। और जबकि आंशिक में क्या होता है आपके पास? एक से अधिक चरों के सापेक्ष अवकलन होता है। ये अपन 5th यूनिट में पढ़ेंगे। अभी अपन को 1 2 3 4 जो शुरू की 4 यूनिट जो इस बुक में है, वो उसमें आपको केवल सामान्य अवकल समीकरण ही पढ़े। ठीक है। डेफिनेशन वगैरह आपकी बुक में लिखी हुई है, जरूरी नहीं है एग्जाम से पूछेगा नहीं डेफिनेशन, बस आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और रटना नहीं है, सीखना है। और डेफिनेशन ये नहीं कि रट रहे हैं हम, स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो, ये हो वो नहीं, समझ लो एक बार। अच्छे से आपने समझ लिया तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है। चलो, इसी में आपका अगला टॉपिक आता है अवकल समीकरण की कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखना, अवकल समीकरण की एक एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, है ना। अवकल समीकरण की कोटि, तो पहले अपन कोटि, जिसको आप ऑर्डर बोलते हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले अपन कोटि के बारे में पढ़ें, कोटि होती क्या है। तो देखो, सिंपल सा फंडा है, कोई भी अवकल समीकरण आपको दी जाए, उस अवकल समीकरण में जितनी बार अधिकतम बार अवकलन हुआ होगा, एक बार होगा उसे आप dy अपॉन dx लिखते हो। एक बार के अवकलन को आप क्या लिखते हो? dy अपॉन dx। दो बार के अवकलन को आप क्या लिखते हो? d2y अपॉन dx स्क्वायर। तीन बार के अवकलन को आप क्या लिखते हो? dqy अपॉन dx क्यूब। तो बात ये कि किसी भी अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ होगा ना, वही आपके उसकी पूरे अवकल समीकरण कोटि कहलाती है। जैसे देखो उदाहरण, मैंने आपके सामने लिख दिया कि dy अपॉन dx प्लस का xy बराबर 5x। ठीक है। तो इसमें अधिकतम बार कितनी बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे फोकस करने वाली बात यही है कि जैसे इसमें देखो dy अपॉन dx, y का x के सापेक्ष अवकलन हुआ है कितनी बार? एक बार। क्या इससे ज्यादा कोई है? नहीं है ना। तो एक बार अवकलन हुआ है, तो इसे आप, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी कोटि कितनी है? एक आने वाली है। मतलब इस अवकलन की जो अवकलन है ना dy अपॉन dx, इसकी कोटि भी एक है। यदि इसकी कोटि एक है तो इस पूरे अवकल समीकरण की कोटि कितनी है? एक। मतलब सारा काम इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, यदि मैं लिखूं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 5x dy अपॉन dx प्लस का 9y इक्वल टू e की पावर x, तो यहां देखो मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है? y यहां पे है, अवकलन हमेशा परतंत्र चर का करना है आपको। किसके सापेक्ष करना है? स्वतंत्र चर के सापेक्ष करना है। पूरी बुक में स्वतंत्र चर आपका x ही माना जाएगा। 99.99% क्वेश्चंस में 0.1% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें x नहीं होगा।
तो यहाँ एक बार अवकलन हुआ, यहाँ 2 बार अवकलन हुआ, तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार ही हो रहा है ना। तो इसकी कोटि आपकी कितनी है? 2 ही है। यहाँ पर कोटि कितनी थी? 1, और यहाँ पर कोटि कितनी है आपकी? 2। ठीक, कोटि मैं आपको घात समझा देता हूं, फिर दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ देखेंगे, दोनों के, कोटि और घात के। यहां आपको ये वाली यहां आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, चाहे तो आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जब भी आप कोटि ज्ञात करोगे, जब भी आप कोटि ज्ञात करोगे, तो जो अवकल समीकरण है उसमें समाकलन का चिन्ह नहीं होना चाहिए, मतलब समाकलन वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई टर्म मिलती है आपको fx dx वाली, तो आपको उसे हटाना पड़ेगा। और समाकलन किससे हटता है? अवकलन से। आपको पढ़ा था कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक है। तो समाकलन वाले पद यदि आपको कोई मिलता है तो समाकलन वाले पद को आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी कोटि देखोगे। कारण क्या हुआ? जैसे एक एग्जाम्पल समझो छोटा सा, मैंने लिख दिया कि dy अपॉन dx प्लस का 5 समाकलन y dx प्लस 9 बराबर 0, है ना। आपसे कहा जाए इसकी कोटि ज्ञात कीजिए। यदि अपन देखें तो यहाँ सबसे बड़ा अवकलन dy अपॉन dx ही लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। पहले आपको देखना है उसमें अवकलन का चिन्ह भी है, तो उसे हटाना पड़ेगा। अवकलन किससे हटता है? सॉरी, समाकलन का चिन्ह भी है, वो आपको हटाना पड़ेगा। वो किससे हटता है? अवकलन से। तो अब पूरे का अवकलन कर दो, तो एक बार अवकलन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर, या समाकलन से अवकलन हट जाएगा तो आपको बचने वाला है 5y प्लस कितना? 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवकलन 9 का अवकलन करो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब इसकी कोटि कितनी बनने वाली है आपके पास? 2। कोटि कितनी बनेगी आपके पास इसकी? 2। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो नोट है कि जब भी आप अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करोगे तो समाकलन fx या समाकलन वाला कोई भी पद उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिख देना कि समाकलन fx dx जैसा कोई भी पद विद्यमान हो तो, यदि समाकलन fx dx जैसा कोई भी पद विद्यमान हो तो उसे, सिंपल देसी लैंग्वेज लिखा रहा हूं मैं, है ना, कि अवकलन करके हटा दे, अवकलन कर दे। यदि समाकलन dx जैसा कोई भी पद हो तो उसे अवकलन करके हटा दे, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए सेकेंड पॉइंट है आपके पास अवकल समीकरण की घात, जिसे आप डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों अलग अलग है, मतलब कोटि और घात दोनों अलग अलग होती हैं, रिलेट लेकिन एक ही पद से करती हैं। जैसे कोटि क्या थी? कोटि में था कि जो अधिकतम बार अवकलज हुआ होगा ना, वो आपकी कोटि थी। घात के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आपके पास अवकल समीकरण होगी, कैसी भी अवकल समीकरण हो, ठीक है, उसमें जो भी अवकलज होंगे उनके सापेक्ष आपको सभी चीजें परिमेय या पूर्ण बीजीय बनानी पड़ेंगी। परिमेय और पूर्ण बीजीय, अब ये दो शब्दों का बहुत ज्यादा मतलब है यहाँ पर। ये तो पूर्ण बीजीय समझाऊंगा, पूर्ण बीजीय का मतलब क्या आता है, वह परिमेय, ध्यान से सीखना है ना। पूर्ण बीजीय और क्या होनी चाहिए? परिमेय होने चाहिए। मतलब अवकल समीकरण में जो अवकलज होंगे ना, वो या तो पूर्ण, उनकी जो पद हैं वो पूर्ण बीजीय हो, परिमेय हो, तब जाके वो पद जिसकी कोटि है सबसे ज्यादा है, मतलब वह पद जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है, उसकी जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। कैसे होगी समझिए। मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे dqy अपॉन dx क्यूब माइनस का 5 d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मैंने कर दिया। जरूरी नहीं है हमेशा एक रहे, 1 2 3 4 5 कितनी भी कोटि का अवकलज हो सकते हैं आपके पास। यहाँ है dy अपॉन dx प्लस का 5y इक्वल टू e की पावर x। छोटा सा एग्जांपल लिया है ना। चलो मैं बात करूं यदि इसकी कोटि की, तो कोटि क्या होने वाली है? सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है वही कोटि है। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन सा हुआ है? देखो, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। तो 3 बार सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है ना, तो पूरे के पूरे अवकल समीकरण की कोटि कितनी है भैया? 3। अब यदि घात की बात करी जाए तो घात में क्या है आपका कि सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है ना उसकी घात। तो देखो घात यदि देखी जाए तो यहाँ पर पावर 1 है, घात से बोलते हैं यहाँ 2 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? 1 ही है। पूरे की घात की बात चल रही है यहाँ पर। तो घात जो है सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है इसका हुआ है ना 3 बार अवकलन, इसकी जो पावर है कितनी? 1, वही आपकी घात है। अवकल समीकरण की घात कितनी? 1।
जल्दबाजी में 2 मत कर देना, लगता ऐसा है कि सबसे ज्यादा घात 2 है तो 2 कर दी, नहीं। जिसकी सबसे हाईएस्ट कोटि है, जिसकी सबसे ज्यादा मतलब आपके पावर है, सॉरी, जिसमें सबसे ज्यादा आपका अवकलन हुआ है, उसी की घात देखनी है आपको, भले दूसरों की 10 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इस घात को ज्ञात करने के कुछ नियम है। सबसे पहला नियम ये आता है कि आपका फलन जो है पूर्ण बीजीय और परिमेय होना चाहिए। अब ये पूर्ण बीजीय और परिमेय से मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अब देखो सुनो, मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया, कोई भी अवकल समीकरण ले लिया, उसमें मैंने आपको लिख दिया साइन dy अपॉन dx। मतलब कोई भी आपके सामने अवकल समीकरण आई, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का साइन dy अपॉन dx प्लस का 5 e की पावर x बराबर कुछ भी जो भी है ना, एक्सेट्रा 0 लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ y लिख दो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो ये जो आपका अवकलज है dy अपॉन dx, वो अब साइन के ब्रैकेट में आया है, तो साइन के साथ आया, तो इसमें आपको ये पता नहीं लगने वाला है कि कितनी बार तो अवकलन हो रखा है, कितनी उसकी घात है, साइन के साथ ही आपके पास आया हुआ है, तो ये आपका पूर्ण बीजीय नहीं है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, सीधा फंडा है, आइलेट आपने पढ़ा होगा, आइलेट, ILATE, मतलब ILATE, तो आई मतलब इनवर्स। तो यदि इनवर्स वाले के ब्रैकेट में आ जाए, जैसे ऐसा आ जाए साइन इनवर्स dy अपॉन dx, L मतलब लॉग के ब्रैकेट में आ जाए लॉगरिथमिक, मतलब लॉग आ जाए dy अपॉन dx, ठीक है। A मतलब एलजेब्रिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी नहीं, ये तो केवल हिंट के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। एलजेब्रिक तो छोड़ो, एलजेब्रिक में कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है टी, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें आ जाए जैसे साइन dy अपॉन dx, कॉस dy अपॉन dx, टेन dy अपॉन dx, और e की पावर के रूप में आ जाए e की पावर dy अपॉन dx, e की पावर d2y अपॉन dx। इस तरह का यदि कभी आपको किसी भी अवकल समीकरण में ये चीजें मिले आपको, तो आप सिंपल सा फंडा लिखोगे कि वहां पर घात परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि घात के परिभाषित होने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि वो पूर्ण बीजीय और परिमेय होना चाहिए। पर टेंशन ना लें, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब पूर्ण बीजीय और परिमेय है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जब भी इनमें से यदि कोई मतलब इनवर्स वाला कोई आ जाए, उसके अंदर dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर, लॉग वाला आ जाए उसके अंदर का मतलब उस पर लॉग ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर लॉग है ना, ऑपरेट हो रहा है dy अपॉन dx पर, साइन के साथ dy अपॉन dx आ जाए, ऑपरेट हो रहा हो, इस तरह की कभी कंडीशन आपके सामने बने, तो आप कहोगे कि वहां पर घात परिभाषित नहीं होगी, इसीलिए यह शब्द यूज किया गया है पूर्ण बीजीय एवं परिमेय। आप ऐसे के ऐसे ही इसको नोट कर लेना, यदि इनमें से कभी भी कोई चीज आपको मिल जाए, इनमें से कभी भी कोई चीज आपको मिलती है, तो आपकी घात परिभाषित नहीं होगी। कि सर कोटि परिभाषित होगी क्या? हाँ, कोटि हमेशा परिभाषित होगी। कोटि ऐसी चीज है वो हमेशा परिभाषित हो, चाहे कुछ भी हो बोले, कोटि हर स्थिति में आप परिभाषित कर सकते हो, लेकिन घात को मतलब जो ऑर्डर है वो तो हमेशा परिभाषित होगा, लेकिन जो आपकी डिग्री या घात है वो तभी परिभाषित होगी जब आपका दिया गया फलन पूर्ण बीजीय हो या फिर कैसा हो, परिमेय हो। मतलब साइन कॉस इनवर्स लॉग वालों के अंदर मतलब उनके साथ कोई भी अवकलज नहीं आना चाहिए। मैंने बताया था कि अवकल समीकरण अवकलजों की समीकरण होती है, तो अवकलज खुलेआम आना चाहिए अलग अलग, ऐसा नहीं हो कि सब साइन के साथ आ रहे हैं कॉस के साथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं, इनवर्स वालों के साथ आ रहे हैं लॉग वालों के साथ आ रहे हैं, तब घात परिभाषित नहीं होगी। कोटि तो जब भी परिभाषित होगी, कोटि हमेशा परिभाषित होनी है, घात केवल तभी परिभाषित होगी जब पूर्ण बीजीय और परिमेय फलन आपका होगा। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हो, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। घात में बता रहा हूं मैं आपको नोट क्या डालना है, कि पहला नोट आपको ये लिखना है कि जब भी आप घात को परिभाषित करोगे, जब भी आप घात को परिभाषित करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि घात पूर्ण संख्या में हो। मतलब कोशिश हमारी ये रहेगी कि घात आपकी पूर्ण संख्या में आवे, तो घात पूर्ण संख्या में आवे। या फिर आप ये कह सकते हो कि जितने भी उसमें अवकलज होंगे ना, dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx, उनकी पावर जो है पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। मतलब dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इन सब की जो घात है वो किस में होनी चाहिए, पूर्ण संख्याओं में। और इनके ऊपर जो पावर लग रही है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं चलेगी भैया, बटे वाली नहीं चलेगी, जैसे 3/4, 5/6, ये सब नहीं चलने वाली है, इनको आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो बातें यहां से आपने सीखी। पहले तो क्या, पूर्ण बीजीय। पूर्ण बीजीय का मतलब कभी भी dy अपॉन dx या कोई भी अवकलज इनवर्स वाला लॉग वाला साइन वाला इनके साथ नहीं आना चाहिए। दूसरी बात आपने क्या सीखी कि कोई भी पावर
मतलब घात जो है पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, मतलब कोई भी dy अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स, इनकी जो घात है वो नेगेटिव नहीं हो और बटे में नहीं हो। दो बातें सिंपल से आप याद रखोगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं 3-4 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, है ना, अपन देखते हैं कि करके सॉल्व करके उनको आगे। कोटि और घात का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आता है, 5 नंबर में आ जाता है, 1-2 नंबर कितने में क्वेश्चन दे सकता है। इसी के लिए अपन कुछ उदाहरण और क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट के आपके फर्स्ट एक का ही साथ क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। सभी क्वेश्चंस में आपसे कोटि और घात पूछी गई है, ठीक है। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ये वाला सन 2009 में राजस्थान में आ चुका है, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले पेपर में। ये वाला क्वेश्चन 2007 में आ चुका है और ये वाला क्वेश्चन 2012 में आ चुका है, ठीक। अब तक जितना भी पढ़ा, यदि उसमें आपको हल्का सा भी डाउट रहता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि हमें कोटि और घात निकालना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपके दिए गए अवकल समीकरण पूर्ण बीजीय परिमेय है या नहीं। पूर्ण बीजीय परिमेय का मतलब, पूर्ण बीजीय का मतलब मैंने आपको समझाया था कि साइन, कॉस, टेन, इनवर्स, लॉग, इनके साथ में कभी भी डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर वाले पद नहीं आने चाहिए, जो कि मुझे इनमें से किसी में दिख नहीं रहे। दूसरी बात क्या था कि जब भी आप कोटि परिभाषित करोगे तो वहां समाकलन का चिन्ह आना चाहिए। तो देखो इसमें समाकलन चिन्ह कहीं भी नहीं है, इसमें समाकलन चिन्ह है मतलब हटाना पड़ेगा, इसमें समाकलन का चिन्ह है मतलब हटाना पड़ेगा, इसमें देखो समाकलन चिन्ह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक परिमेय वाली बात आई थी, मतलब जो घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उनकी घात पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 वाले। जो पूर्ण संख्या होती है ना आपकी, वो होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपकी पूर्ण संख्या होती है। चलो शुरू करते हैं, है ना। देखो यदि बात करूं इसकी कोटि की तो आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब उसमें समाकलन हो, जो घात है वो आपकी नेगेटिव हो, बटे में हो, तब जरूरत पड़ेगी, वरना इसके अलावा आपको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो कोटि किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ है। यहाँ कितनी बार अवकलन हुआ है? एक बार। कोई मतलब नहीं है उससे, भले पावर 1000 ही क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ध्यान इस पर रखना है कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन सा हुआ है। और इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि कितनी है इसकी? 2। इसकी मतलब पूरे अवकल समीकरण। अगर मैं बात करूं घात की, जो डिग्री आपकी है, ये तो आपकी है डिग्री और ये आपकी है ऑर्डर। अच्छा, घात क्या होती है? जो सबसे इसकी पावर है ना, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है। देखो एक से मतलब है यहाँ पे, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। एक बार यहाँ कोटि कितनी है? 2। इससे आपने देखी है तो इसी से आप घात देखोगे, और घात कितनी आने वाली है आपके पास? 1। मैं लिख दोगे 1, हो गया पूरा, ठीक है। इसको देखो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है वाला। इस पे आइए, ये क्वेश्चन 2009 में आ चुका है पहले, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, 5 डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस समाकलन वाई डी एक्स और बराबर एक्स क्यूब है, ठीक है। समझने वाली बात, यदि मैं देखूं तो कोटि मुझे 2 दिख रही है, सबसे ज्यादा बार अवकलन, ठीक है। और घात भी कितनी लग रही है मुझे इसकी? 1। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ समाकलन का चिन्ह आ रहा है, और समाकलन का चिन्ह आपको हटाना पड़ेगा। और समाकलन किससे हटता है? अवकलन से। तो सिंपल से क्या लग दो, डी एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष, और एक्स क्या होता है? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलन आप यदि कर दोगे तो जो d2y का तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये स्क्वायर था यहाँ का, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? dqy अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस समाकलन से अवकलन हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा? y, और एक्स क्यूब का क्या होने वाला है भैया? 3x स्क्वायर। अब यदि इसकी कोटि देखी जाए, कोटि मतलब सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है? 3 बार, तो आप लिख दोगे 3। अब यदि इसकी घात देखी जाए डिग्री, तो इसकी घात कितनी है सबसे ज्यादा? जो सबसे ज्यादा बार अवकलन होगा उसी की घात आपको देखनी है। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है? 3 बार, तो इसी की आप पावर कितनी देखोगे? 1। हो गया पूरा। अच्छा, इस पे आ जाओ। इसमें फिर से वो समाकलन चिन्ह है, कैसे हटेगा? अवकलन करके। तो एक छोटी सी लाइन लिखोगे आप, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x आपका स्वतंत्र चर है, तो आप लिख सकते हो स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, स्वतंत्र चर। तो यहां आ जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस का 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर।
आप इजीली इसकी कोटि और घात देख सकते हो। यदि मैं यहाँ देखूँ तो कोटि कितनी है इसकी 3, कितनी कोटि है भैया 3, और घात कितनी है इसकी 1। क्यों? क्योंकि इसकी पावर देखनी है आपको, इसके ऊपर तो पावर कितनी लगी हुई है, 1 ही तो लगी हुई है। मतलब जिससे आप कोटि पता लगाओगे ना उसी से आपको घात पता लगानी है। अच्छा ये वाला देखो, अगर इसको क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, समाकलन का चिन्ह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण बीजीय है भैया, कहीं भी साइन कॉस के साथ नहीं आ रहा। ये छोटी सी दिक्कत है। छोटी सी दिक्कत क्या है कि dy/dx की पावर 1 है और ये बटे में आ रहा है। यदि मैं इसे ढंग से देखूं तो ये ऊपर जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी -1। राइट, देखो तो ऊपर जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी -1। और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि पूर्ण संख्या में घात चाहिए अपन को। जितने भी अवकलज होंगे ना, सबकी घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और बट्टे वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब 3/4 4/6 अपॉन वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस नेगेटिव को हटाऊं कैसे भाई? बट्टे वाली चीज को हटाऊं कैसे? तो बट्टे वाली चीज को हटाने का सिंपल सा फंडा है, इसी से गुणा कर दो भाई। बट्टे में यदि x होता तो आप x से गुणा कर देते। अब बट्टे में कितना है dy/dx, तो सबको dy/dx से गुणा कर दो। तो क्या आने वाला है यहाँ पर y dy/dx बराबर x, dy/dx और dy/dx होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना है 4। यहाँ पे इससे तो एलसीएम लेके भेज दिया या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, वो आपकी लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर यदि कोटि देखी जाए तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है? 1 बार। यहाँ भी कितनी बार? 1 बार। ठीक है। और यदि घात देखी जाए तो कितनी है? इस 1 बार जो अवकलन हुआ है उसकी अधिकतम घात यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार, लेकिन यहाँ घात कितनी है पूरे की 1, यहाँ घात कितनी है पूरे की 2, तो यहाँ लिख दिया 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आप ये मत सोचना कि सर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा आना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। उसको तो यहाँ से एक क्वेश्चन देना होता है, वो तो एक क्वेश्चन सिंपल सा दे देता है कि आप कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन। आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। बाकी जो इसके और क्वेश्चंस हैं, 5-7 क्वेश्चन और रहने हैं प्रश्नावली के, वो अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। और आपको समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको दिए गए हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा। और फील थोड़ा सा ये करना कि जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, वैसे आप ऑनलाइन पढ़ो। बहुत कम रेट में आपको एक कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी तक किसी ने नहीं किया होगा इतना कम। बस हमारी कोशिश यही है कि आप सब लोग पढ़ते रहें। और जो यूनिवर्सिटी की या फिर आप अपन कह सकते हैं कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप उस प्रॉब्लम में अपने घर बैठे पढ़ सके और जितना हो सके उतनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, पढ़ते रहिए। हाँ, ऐप में आपको डेली वीडियो अपडेट होंगी। एक संडे का हो सकता है अपन ऑफ रखें। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी सारी वीडियो आपके पास साल भर एक्सेस तो रहेगी आपके पास। अपन लाइव क्लासेस भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो लाइव ही है, यदि पर डे आपकी एक वीडियो अपलोड हो तो लाइव है। लाइव हम अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि तो अपने 7 दिन का डेमो है। यदि डेमो के बाद अपनी जो क्लासेस होंगी वो लाइव भी होंगी उनमें से। अभी लाइव नहीं लाने का कारण बस यही है कि सपोज बच्चे यदि उस प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाए। भाई लाइव का आप सब जानते हो, यदि मैंने 7 बजे का टाइम रखा तो 7 बजे बच्चों को आना पड़ेगा। और ये टाइम ऐसा भी बच्चे सारे जुड़ेंगे, टाइम लगेगा। तो लाइव में अगर उस टाइम कोई आ नहीं पाया इनकेस, या फिर किसी का नेटवर्क वीक है, देखो ऐप का सीधा सा फंडा है, जितना अच्छा आपका नेट चलेगा उतनी ही अच्छी आपको क्वालिटी दिखेगी। हम प्रॉपर 4K क्वालिटी में शूट कर रहे हैं यहाँ पर। आपका नेट यदि अच्छा चलेगा तो आपका नेट आप बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देख पाओगे। थोड़ा सा आपको ध्यान यही रखना है कि ऐसी जगह बैठें जहाँ आपका नेट शानदार चल रहा हो। एक अपनी कॉपी ले लें, कॉपी बनाएं और एक क्वेश्चन लेना। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी आपको 99% सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो चाहे किसी हो। और कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान हो, मत्स्य हो, चाहे अजमेर वाली हो, भरतपुर, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सब में क्वेश्चन आपके काम आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।